उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक धामी दोपहर 1:30 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो लखनऊ के उत्तराखंड भवन जाएंगे और फिर दोपहर 3 बजे गोमती नगर के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे। फिर शाम को देहरादून वापस लौटने का उनका कार्यक्रम है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि यूपी के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, बेहद बड़ा। 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि 37 साल बाद बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है। ये कहें कि कोई ऐसी पार्टी जो कि रिपीट हो रही है, उनमें से बीजेपी 37 साल बाद ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर पाई है। 130 चौराहों पर भगवा पताका फहराया गया है। शपथ ग्रहण में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत पहुंच रहे हैं, जिन्हें न्योता भेजा गया है। साधु संत आपको बता दें कि योगी महाराज को राजतिलक कराकर उनकी चुनरी और उनको शॉल भी भेंट करेंगे। योगी महाराज के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी कुछ शपथ ले रहे हैं। प्रदेश के आज के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए काफी ऐतिहासिक पल रहने वाला है। लिहाजा जीत बड़ी और इसीलिए महोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में यहां पर बीजेपी इस कार्यक्रम मनाती हुई नजर आ रही है। पूरे लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकाना स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बाहर की तस्वीरें हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सफाई व्यवस्था को और भी चाक चौबंद किया जा रहा था। इसके साथ रंगोगन का काम चल रहा था। कल की ये तस्वीर जब योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना गया, सहमति के साथ तमाम 272 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल का नेता चुना है और इसके साथ ही अब सरकार के गठन की तैयारी तेज हो चुकी है। आज का दिन ऐतिहासिक, 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है, यानी कि रिपीट सरकार कही जा सकती है और ऐसा करने में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी, और ये जीत मोदी योगी की है। लिहाजा पूरे लखनऊ में आपको बड़े बड़े कटआउट देखने को मिलेंगे योगी आदित्यनाथ के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े दिन के गवाह बनेंगे और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, रक्षा मंत्री भी होंगे। करीब 13 राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, साधु संत भी पहुंच रहे हैं। सुबह से लगातार आपको बता दें कि पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि ये खास निर्देश दिए गए थे कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूजा अर्चना हो जानी चाहिए मंदिर के अंदर, और हर एक क्षेत्र से 2-2 कार्यकर्ताओं को भेजने के भी फरमान जारी किया गया था। करीब 24 घंटे पहले लगातार वीआईपी मूवमेंट लखनऊ में चल रहा है और फिलहाल देहरादून से किस तरह की हलचल, क्योंकि खुद बीजेपी शासित उत्तराखंड भी है। हाल ही में आपने देखा कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी और वहां पर भी भव्य कार्यक्रम हुआ था। आज पुष्कर सिंह धामी को भी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश पहुंचना है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सारा समय के संवाददाता श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कितने बजे आज निकलेंगे पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के लिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे लखनऊ में, और जहां वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचेंगे। बाकायदा कोशिश ये की जाएगी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, क्योंकि उसका उत्तराखंड से एक अलग नाता रहा है, उत्तराखंड में तमाम परिसंपत्तियों के विवाद को खत्म करने के लिए जो पहल योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से हुई थी और पुष्कर सिंह धामी ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था, उसी कड़ी में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे तरीके से उत्तराखंड की भी एक झलक देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड से सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बड़े वरिष्ठ नेता और इसके साथ ही जो प्रबुद्ध जन है उनको भी बुलाया गया है, उनको भी न्योता दिया गया है, और खास तौर पर तमाम लोग आज। श्रीनिवास, अगर आपके पास कोई जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा और कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता शामिल होने आ रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में? बिल्कुल, सांसदों को भी बुलावा आया है, जिसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, तीरथ सिंह रावत हैं, इनको भी बुलावा भेजा गया है, और इसी तरीके से जो प्रबुद्ध जन है उनको भी बुलाया गया है। कुल मिलाकर कर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ उत्तराखंड सदन में पहुंचने के बाद शाम को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहां पर शिरकत करेंगे। श्रीनिवास, न सिर्फ यहाँ पर तमाम नेताओं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बुलावा आया है, बल्कि साधु संतों का आशीर्वाद भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद योगी भी हैं और एक अलग आस्था उनकी हमेशा से रही है इस ओर। आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों को भी बुलावा भेजा गया है, तो क्या उत्तराखंड से भी साधु संतों की टोली पहुंच रही है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जितने भी साधु संत समाज है, चाहे कैलाशानंद गिरी महाराज जी हों, स्वरूपानंद जी हों,
यानी तमाम अखाड़ों के परिषद के महामंडलेश्वर, महामंत्री और जो महंत हैं, उन सबको बुलावा भेजा गया और सभी साधु संत समाज, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ पीठ से आते हैं और ऐसे में साधु संत समाज का आशीर्वाद उनको हमेशा से मिलता आया है। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट का, तो सबसे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तो साधु संत समाज के पंडाल में पहुंच करके उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह, तो हरिद्वार से तमाम साधु संत समाज उनको आशीर्वाद देने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर चूंकि देवभूमि ये कही जाती है, साधु संतों की नगरी कही जाती है और इसीलिए आशीर्वाद देने के लिए खुद साधु संत भी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश, हरिद्वार से, देहरादून से। चूंकि श्रीनिवास, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से एक गहरा नाता है, यहीं से अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य बना था, पड़ोसी राज्य भी कहा जा सकता है और ये बीजेपी के लिए जीत इसीलिए भी बड़ी और दोगुनी उत्साह के साथ यहाँ पर भव्य तैयारी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर रिपीट हुई है और ये अपने आप उत्तराखंड में इतिहास बना है। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके के इतिहास बनाया है। वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और दोबारा फिर से उन्हें चुनकर मुख्यमंत्री बनाकर विधानसभा भेजने का काम जनता ने किया है। तो इसलिए दोगुना उत्साह और दोगुना जोश देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में आयोजित हो रहा हो, लेकिन उसकी झलक उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार खुशी से सराबोर हो रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो तमाम मिथक थे, जो कहा जाता था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक बार दूसरी की सरकार आती है, वो मिथक टूट चुका है। मुख्यमंत्री पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, वो भी मिथक गया है। यानी हारने के बाद भी दोबारा से उसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये परिपाटी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने दी है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से कमान मिली है। बिल्कुल, और कई मिथक को तोड़ने का काम उत्तराखंड में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं, नए इतिहास बने हैं। और श्रीनिवास, यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गहरा नाता उत्तराखंड से रहा है, उनकी मातृभूमि है पौड़ी और लिहाजा कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनका परिवार चूंकि वही है, तो क्या परिवार से कोई पहुंच रहा है आशीर्वाद देने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में? कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी ये जानकारी सटीक तौर पर तो नहीं मिल पाई है कि परिवार से कौन पहुंच रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि परिवार वाले जरूर आज जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसकी झलक मीडिया के जरिए या टेलीविजन के माध्यम से देकर के उनको आशीर्वाद जरूर देंगे। और इस प्रकार से उनके गांव से, सिर्फ उनके परिवारजन ही नहीं, उनके गांव से उनके साथ रहने वाले, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे या उनके साथ के जितने भी सहपाठी हैं, वो आज सिर्फ उस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी भी बनेंगे और उनको आशीर्वाद भी देंगे, शुभकामनाएं भी देंगे कि वो इसी तरीके से अपनी सरकार चला करके उत्तर प्रदेश में एक नजीर कायम करेंगे। श्रीनिवास, बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, उनका पूरा परिवार इस वक्त पौड़ी में ही मौजूद है और वहां पर भी भव्य तैयारी की गई है ताकि गांव के लोग एक साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देख सके। टेलीविजन के जरिए, हालांकि मीडिया के जरिए वो इस कार्यक्रम को देख पाएंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ बना हुआ है। उनकी मां मौजूद है, इसके साथ उनके भाई मौजूद हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार बनने और मंत्रियों के शपथ लेने के बाद से ही मंत्रियों के विभागों को लेकर अब अटकलें तेज होने लगी हैं। सूत्रों की माने तो प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री बनाया जा सकता है, सतपाल महाराज को पर्यटन मंत्री, चंदन रामदास को पंचायती राज, पेयजल विभाग, सौरभ बहुगुणा को खेल, युवा और परिवहन विभाग, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य को उनके पुराने विभाग दिए जा सकते हैं। एक बार फिर श्रीनिवास का रुख करते हैं, सारा समय के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि 8 मंत्रियों ने शपथ तो ले ली, पोर्टफोलियो को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं? श्रीनिवास, आवाज मिल रही है आपको? वापस जुड़ने की कोशिश श्रीनिवास से रहेगी, लेकिन अपने दर्शकों को बोल रही कि पोर्टफोलियो को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। कल भी पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बड़े फैसले लिए गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू करना है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो ड्राफ्ट तैयार करेगी, उसे लागू करेगी। और ऐसा होता है तो पहला राज्य उत्तराखंड अपने आप में होगा। लेकिन उससे पहले पोर्टफोलियो को लेकर जो बैठकें हुई, उसमें जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि सौरभ बहुगुणा पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। उन्हें खेल, युवा मंत्रालय दिया जा सकता है। सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य ये पुराने चेहरे हैं और इनको माना जा रहा है कि जो उनके पास पुराने विभाग थे उन्हें फिर से वही विभाग दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही सतपाल महाराज के पास भी पर्यटन विभाग पहले से रहा है और एक बार फिर उन्हें पर्यटन विभाग की ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सौरभ बहुगुणा जो कि युवा हैं और इसीलिए उन्हें खेल मंत्रालय दिया जा सकता है।
रेखा आर्या की उस वक्त की तस्वीरें जब उन्होंने शपथ ली थी अपने पूरे कुमाऊनी पारंपरिक परिधान में। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर को शपथ दिलाई और अब पोर्टफोलियो यानी किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसी के तहत योजनाएं बनती हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है। और एक बार फिर श्रीनिवास का रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, पोर्टफोलियो को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? कब तक पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं तमाम मंत्रियों को और कौन कौन सा पोर्टफोलियो किस किस मंत्री के खाते में? बिल्कुल मनोराज, देखिए पोर्टफोलियो के लिए पूरा होमवर्क हो चुका है और क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से बकायदा इसका आदेश जारी किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होने के नाते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्योंकि आज लखनऊ में व्यस्त हैं, तो लिहाजा जब वो देर रात यहाँ पहुंचेंगे, 9 बजे उनका उत्तराखंड पहुंचने का कार्यक्रम है। जब वो पहुंचेंगे तो रात को चीफ सेक्रेटरी के साथ मंथन होगा और उसके बाद देर रात तक और कल तक इसके आदेश जारी हो जाएंगे किसको क्या विभाग मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, सौरभ बहुगुणा को खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिया जा सकता है, चंदन रामदास को पेयजल विभाग दिया जा सकता है, पंचायती राज दिया जा सकता है, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत के विभाग एक बार फिर से और रेखा आर्या के विभाग एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अधिकांश विभाग अपने पास रख सकते हैं। तो इसके पोर्टफोलियो लगभग उसका होमवर्क शासकीय स्तर पर तैयार हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण ये आज संभव नहीं है। लेकिन आज रात के बाद से लेकर के किसी भी वक्त, जैसे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड पहुंचेंगे, देहरादून पहुंचेंगे, उसके बाद इस पर होमवर्क करने के साथ ही शासन इस पर मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी हो जाएंगे कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिल रहा है। श्रीनिवास हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं कि संभवतः कल तक ये क्लैरिटी मिल जाए कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। उत्तराखंड में शपथ लेने के बाद धामी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस तरह उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर इस कानून को लागू किया जाएगा। 4 महीने के लेखानुदान को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। धामी कैबिनेट में इस बार कुछ पुराने चेहरों को जगह नहीं मिल पाई है, जैसे कि विशन सिंह चौपाल, अरविंद पांडे को भी जगह नहीं मिली है। वहीं मंत्री बनने की लालसा लिए मदन कौशिक और वंशीधर भगत को भी जगह नहीं मिली। सीएम धामी के साथ जिन 8 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 5 मंत्री पुराने हैं, जबकि 3 चेहरे प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा और चंदन रामदास नए हैं। हालांकि कैबिनेट में गढ़वाल और कुमाऊं के संतुलन के साथ ही ठाकुर और ब्राह्मण का संतुलन साधने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वरिष्ठ नेता जो कि चुनाव जीत कर आए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं देने के पीछे क्या वजह है? हालांकि अभी 3 पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है, लेकिन कब उन पर ताजपोशी होगी, कब तक क्या होगा, ये सब ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और उन्होंने ऐसे में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने की बात कहा कि सभी लोग एकजुट होकर उत्तराखंड को विकास की तरफ ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब संगठन 2024 की तैयारी में जुट रहा है। आज सरकार की पहली कैबिनेट है। निश्चित रूप से आज पहली कैबिनेट में सारे हमारे मंत्रीगण संगठन की तरफ से जो मैनिफेस्टो है हम लोग उनको प्रदान करेंगे। हम कहेंगे कि ये सरकार का
जो एक हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता से वायदा किया, इस संकल्प पत्र के आधार पर आपको अपने विभागों में काम करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के आधार पर आगे बढ़ती है, मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ती है जो जनता के बीच में होते हैं, उसी आधार पर हम आगे इस बार भी बढ़ेंगे। और दूसरी आ रही है कि कैबिनेट में उनको स्थान नहीं मिला है, आप लोगों ने उसे संज्ञान में लिया है? मैं बातचीत करूंगा सबसे, ऐसा नहीं है, नाराज वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो समर्थक या अन्य लोग होते हैं उसके आधार पर वो कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं स्वयं उन सबसे बात करूंगा और ऐसी कोई बात आपका तो खुद चर्चा में था कि आप कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं हो पाए। नहीं, तो चर्चा में हो सकता है आपके यहाँ हो, लेकिन मेरी ऐसी बात नहीं हुई। संगठन अब कैसे, क्योंकि अब तो चलता रहेगा, अब संगठन अपना काम करेगा, आने वाले चुनाव की तैयारी में सब कार्यकर्ताओं को जुटाएंगे। पंचायत चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं, फिर लोकसभा 2024 समाज, सबकी तैयारी के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ लगाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 और 27 मार्च को दून हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं। 26 मार्च को शाम को राष्ट्रपति देहरादून पहुंचेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 27 मार्च को हरिद्वार जाएंगे, जहां वो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। तो अपने दर्शकों को बता दें कि 26 और 27 यानी कल से 2 दिन का दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दून और हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 26 मार्च की शाम को राष्ट्रपति देहरादून पहुंचेंगे, राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके अगले दिन यानी 27 मार्च को धर्म नगरी हरिद्वार जाएंगे, जहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था लगातार की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। कल से उनका 2 दिन का दौरा शुरू होगा। सबसे पहले वो देहरादून पहुंचेंगे राजधानी और रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। उसके अगले दिन अपने दर्शकों को बता दें कि 27 मार्च को धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर उनका कार्यक्रम राष्ट्रपति का खासा लगाव रहा है उत्तराखंड से। अपने दर्शकों को बता दें कि समय समय पर वो उत्तराखंड का दौरा करते आए हैं और एक बार फिर वो 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के मल्लीताल का रुख करते हैं, जहां पर स्टाफ हाउस क्षेत्र में अचानक आग लग गई और लकड़ी से बना घर जलकर वहां राख हो गया। आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही विभाग मौके पर पहुंचा था। वहां पर पहुंचने के लिए केवल चूंकि पैदल मार्ग ही था और ऐसे में टीम के सदस्यों ने बाल्टी और पाइप के सहारे आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें हम आपको आग के तांडव की दिखा रहे हैं। ये लकड़ी का घर है और लिहाजा आग बहुत तेजी से फैली। पूरा लगभग घर जलकर राख हो चुका है। हालांकि दमकल की गाड़ियां समय पर जरूर पहुंची। जैसे ही सूचना दी गई, दमकल विभाग का दावा यह है कि गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन चूंकि संकरा ये मार्ग था और इसीलिए वहां पर जो गाड़ी थी पहुंचने में दिक्कत कर रही थी, लिहाजा बाल्टी के जरिए, पाइप के जरिए इस आग को बुझाने में वहां के लोगों के साथ कोशिश की गई। नैनीताल से हमारे संवाददाता हेमंत रावत जुड़ गए हैं। हेमंत, आखिरकार कितना नुकसान हुआ है? हेमंत, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 हाँ जी, जहाँ तक नुकसान की बात है, क्योंकि गृह स्वामी से हमारी जो बात हुई, उनका साफ साफ कहना है कि लाखों रुपए का
नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये रिहायशी क्षेत्र में शाम के रात के समय ये आग लगी थी। और मशक्कत की बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं उनने बाल्टी द्वारा पाइपों के जरिए जो है आग पर काबू पाया, क्योंकि जिस तरह से रास्ता सक्रिय था, गाड़ी नहीं जा पाती थी। तो ये सब देखते हुए जो आगे स्थानीय लोगों ने उस आग पर काबू पाया। फिलहाल जो है ये आग विकराल रूप भी ले सकती थी, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका होने के साथ साथ क्योंकि आसपास के क्षेत्र बिल्कुल सटे हुए थे, तो इस कारण लोग ने स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। चूंकि ये स्टाफ हाउस क्षेत्र है, मेरा आपसे सवाल है, जिस घर में ये आग लगी थी, लकड़ी का ये घर था, बहुत तेजी से आग फैली होगी, क्या कोई उस वक्त घर में भी मौजूद था? देखिए, जहां तक गृह स्वामी से हमारी बात हुई, उनका साफ साफ कहना था कि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन घर के आसपास जो क्षेत्र थे वहां पर वो लोग थे और उसके अलावा वो किसी कार्य में व्यस्त थे। उसके बावजूद आग कैसे लगी, आग के कारणों का उन्हें खुद अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जांच का विषय है। जिस तरह से पैदल मार्ग होने के कारण, सक्रिय मार्ग होने के कारण स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया, क्योंकि रिहायशी क्षेत्र होने के कारण नैनीताल में इस समय जो है सीजन चरम पर है, पर्यटन सीजन होने के कारण जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं यहाँ पर इस वक्त इस गर्मी के सीजन में देखने को मिल रही है। शुक्रिया हेमंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि किसी की जान नहीं गई है, ये जरूर गरीमत है, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत से अगली खबर, जहां पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से एक साइबर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बनवसा चूना भट्टा क्षेत्र की रहने वाली महिला कलावती देवी ने 12 मार्च को बनवसा थाने में तहरीर दी थी कि एक साइबर ठग ने मोबाइल पर फ्री फायर गेम की आईडी देने के लालच में उनके पोते को बहलाया, फुसलाया और बाद में उनके पेटीएम से 1,40,800 रुपए उड़ा लिए। बाद में पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले राम आनंद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि एसपी देवेंद्र पिजा के निर्देश पर सीओ अभियान चौधरी ने बनवसा पुलिस ने, आपको बता दें कि साइबर सेल की संयुक्त टीम की मदद से आरोपी राम आनंद को दिल्ली के शारदा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से मोबाइल फोन और एक सिम भी बरामद कर लिया गया है। ये यहाँ भट्टा के रहने वाले हैं। पहले वो आर्मी में थे, तो उनकी पेंशन मिलती है उनकी फैमिली को। तो उस फैमिली में एक बच्चा था जिसकी उम्र 12-14 साल है। तो वो एक गेम खेलता था, फ्री फायर गेम। तो जो जिन्होंने ये ठगी करी है, वो क्या करते थे, इस गेम के माध्यम से लोगों से परिचय करते थे, उसमें गेम में चैटिंग करके, और फिर उसी में जो है वो उनको बहलाते थे, फुसलाते थे कि आपको आईडी दे देंगे, आपको पासवर्ड दे देंगे, आपको ऐसे खिलाड़ी बना देंगे। तो उसके माध्यम से वो उनसे धीरे धीरे लालच देके और बच्चों से पैसे डलवाते थे। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। जो ये अभियुक्त है आनंद राम, ये दिल्ली का रहने वाला है, शाहदरा का। तो इसने बच्चों से कांटेक्ट करके और उससे पैसे डलवाने चालू करे और धीरे धीरे करके उसने 1,46,000 रुपए, जो उसके दादा के पेंशन के पैसे थे आर्मी के, वो उसने सारे अपने अकाउंट में डलवा दिए। बाद में फिर उसने उसको धमकी भी दी कि तेरे घर वालों को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे साथ ऐसा कर देंगे। तो इस तरीके से उसने उनके साथ ठगी की। और जब उसके घर वालों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करा, तो उसने फोन और मोबाइल सब बंद करके और सब वो जो है बैठ गया। फिर उन्होंने पुलिस के पास शिकायत करी। तो पुलिस की जो हमारी बनवसा थाना क्षेत्र है और जो हमारी साइबर सेल है, तो चंपावत पुलिस ने काम करके उसमें फिर हमने उनका पूरा पीछा किया और पूरा ट्रैक करके हम उसको दिल्ली से पकड़ के लेके आए। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से जागरूकता होकर अन्य लोग भी जो है इस तरह के फ्रॉड के, इस तरह के झांसे में ना पड़े। मोरी थाने के आराकोट क्षेत्र में 48 साल की महिला के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस टीम ने सुराग लगा लिया है। पुलिस ने 18 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का पड़ोसी ही है। महिला आराकोट में रहती थी। युवक मौका पाकर महिला के घर में घुसा, पहले महिला से दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। तहकीकात में युवक ने जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 18 मार्च को हमें सूचना मिली थी। वादिनी निशा ने अपनी माताजी के हत्या के संबंध में तहरीर दी थी। आराकोट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जहां मृतका का घर है, उसके नीचे ही संदीप की दुकान है। और रात्रि में जब वो खाना खा के घूम रहा था, ये संदीप थोड़ा सा मानसिक सिकनेस है, मानसिक सिकनेस, जो उसके खिड़की के पास बैठ के देखने लगा। बस उसकी नीयत खराब हो गई और उसको जानती थी वो पहले से। और उसने दरवाज़ा खुला कर अंदर गया। अंदर जाकर जब हरकतें करने लगा तो उसने चीखने की आवाज़ चिल्लाई वो। तो इसी दौरान उसने उसका मुंह दबा दिया
और मुंह ज़्यादा जोर से दबे और उसकी ढके और उसको परिवर्तन करने लगे, उसमें कपड़े उतार कर उसके बाद उसके हाथ पाँव बांधे। बढ़ते आगे, उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के हजीरो गांव में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुर्गी फार्म पर काम कर रहे मजदूरों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। मृतक पवन यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था। वो पिछले सालों से काशीपुर निवासी यशवंत सिंह चौहान के हजीरो फार्म पर काम करता था। मृतक के परिजनों ने फार्म के मालिक पर ही हत्या का आरोप लगाया है। देहरादून के झंडा मेला का समापन हो गया है। समापन के मेले पर संगत में शहर की परिक्रमा की गई। दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास की अगुवाई में नगर परिक्रमा हुई। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से झंडा मेले को सादगी से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार झंडा मेला अपने पुराने स्वरूप में दिखा। इस बार हजारों लोग मेले में पहुंचे और झंडा साहब के दर्शन कर दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास का आशीर्वाद लिया। मेले के समापन के मौके पर महंत देवेंद्र दास का कहना है कि मेला सकुशल संपन्न हो गया है। पूरी संगत के सहयोग से मेला संपन्न हुआ। उन्होंने इस मौके पर देश प्रदेश के खुशहाली की कामना भी की। श्री गुरु राम राय जी महाराज का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया जा रहा है और आज सप्तमी है, पंचमी को झंडारोहण हुआ। जो पुरानी परंपरा है कि सन 17वीं शताब्दी में जब गुरु राम राय जी महाराज यहाँ पे तपस्या कर रहे थे दून घाटी में, तो वो हर रोज सुबह जो है भ्रमण करते थे और जो स्थानीय सेवक हैं, जनता है, उनको दर्शन देते थे, उनके सुख दुख बांटते थे। तो उसी मार्ग को संगतें आज 400 साल बाद भी उसका अनुसरण करती है और यही नगर परिक्रमा की जो है विशेषता है। तो उस मार्ग को जो है अनुसरण करके अभी हम दरबार साहिब से शुरू होकर जो पैदल यात्रा है, कावड़ी रोड, फिर बिंदाल, फिर तिलक रोड, फिर चक्रता रोड, फिर घंटाघर, फिर पलटन बाजार होकर अभी जो है लक्की बाग की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर भंडारी बाग में यहाँ से यात्रा जाएगी। उसके बाद जो है जो महंत साहिबान है वहाँ पे मत्था टेकेगी, भजन कीर्तन होंगे और उसके बाद शांति रूप से जो है वापसी हो जाएगी। जो झंडा मेला है ये प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, एकता का संदेश देता है और इसमें विभिन्न संस्कृतियों का जो है आदान प्रदान होता है। देश विदेश से जो है हमारी संगतें आती हैं और वो उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होती है। और आप देख रहे हैं कि दून वासी जो हैं बड़ा स्वागत करते हैं, हर जगह जो है पुष्प वर्षा उन पर करते हैं, जलपान की व्यवस्था करते हैं और अतिथि देवो भव की भावना को चित्तार्थ करते हैं। तो बड़ा आपसी सद्भावना जो है इस मेले से बढ़ती है। तो ये इसकी परंपरा रही है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ।